लीजिए प्रस्तुत है महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी पुस्तक गुलामगिरी का भाग 2 और इसका शीर्षक है मत्स्य और शंखासुर के विषय में। डोंबिया वामन से पूर्व इस देश में ईरान से आर्यों की कितनी बार टोलियां आई होंगी। ज्योतिराव इस देश में जल मार्ग से आर्यों की कई टोलियां आई। डोंबिया उनमें से जो पहली टोली आई थी वह समुद्र के रास्ते नौकाओं पर चढ़कर आई थी क्या? उन दिनों युद्धपोत नहीं थे, इसलिए वह टोली छोटी छोटी नौकाओं में आई थी। वे नौकाएं मछली के आकार की थी और तीव्र गति से चलती थी, इसलिए उस दल के नायक का उपनाम मत्स्य पड़ गया होगा। डोंबिया किंतु ब्राह्मण इतिहासकारों ने तो भागवत पुराण आदि ग्रंथों में लिखा है कि दलनायक मत्स्य से उत्पन्न हुआ। यह कैसे भला? ज्योतिराव अब तू ही सोच कर कि मनुष्य मछली के अवयवों में आहार, निद्रा, मैथुन आदि वृत्तियों में, जन्म की रीति में कितना अंतर है। इस प्रकार दोनों की बुद्धि में, हृदय में, फुफ्फुसों में, आंतड़ियों में, गर्भाशय, प्रसूति मार्ग में कितना अद्भुत अंतर है। मनुष्य भूमि पर रहकर जीवन निर्वाह करने वाला प्राणी, वह पानी में गिरते ही ऊपर गोते खाकर अंत में डूब जाता है, और मछली सदा जल में रहकर जीवन बिताती है, पानी से बाहर निकलते ही तड़फ तड़फ कर मर जाती है। स्त्रियां सामान्यतः एक ही संतान को जन्म देती है, किंतु मादा मछली पहले बहुत से अंडे देती है और कुछ दिनों के बाद उन्हें फोड़कर उनमें से सब बच्चे बाहर निकालती है। अब यदि कहा जाए कि जिस अंडे में यह मत्स्य शिशु होगा, उसकी माता मछली ने पानी से बाहर लाकर फोड़ा और उस माता ने शिशु को बाहर निकाला, तभी भी प्रश्न है कि पानी से बाहर उस शिशु के प्राण कैसे बचे होंगे। यदि कहा जाए कि संभवतः उसने अंडा पानी में ही फोड़कर शिशु को बाहर निकाला, तो भला मनुष्य के समान शरीरधारी उस मत्स्य शिशु के प्राण जल में रहकर क्यों कर बच गए? यहाँ कोई ऐसा अनुमान कर सकता है कि कोई कुशल गोताखोर मनुष्य जल में डुबकी लगाकर उसे विशेष अंडे को पहचान कर भूमि में घर ले आया हो। अच्छा वही सही, किंतु बाद में कौन वह चतुर पुरुष होगा जिसने मनुष्य को अंडे से बाहर फोड़ कर निकाला? क्योंकि आज यद्यपि यूरोप और अमेरिका में बहुत प्रगति हुई और चिकित्सा शास्त्र में निपुण बड़े बड़े प्रख्यात वैद्य हुए, तथापि उनमें सिर्फ कोई भी छाती ठोक कर नहीं कह सकता कि हाँ, मैं मछली का अंडा फोड़कर उसमें से जीवित मत्स्य शिशु निकाल कर दिखाता हूँ। अच्छा मान लें कि वह अंडा पानी में है, तो वह अमर मत्स्य होगा कि जिसने वह महत्वपूर्ण संदेश पानी से बाहर आकर गोताखोर को बताया होगा, और भला उस जलचर संदेश वाहक की बोली और मानव गोताखोर ने क्यों कर समझी होगी। इस प्रकार के अनेक शंकाएं खड़ी होती है जिनका कोई उचित समाधान उस इतिहास के उल्लेखों से नहीं हो सकता। इसका कारण अनुमान यही है कि अवश्य ही कुछ धूर्त लोगों ने अवसर पाकर यह दंत कथा सारे प्राचीन ग्रंथों में ही घुसेड़ दी। डोंबिया अच्छा ये कहिए कि वह दलनायक मत्स्य अपने साथियों सहित कौन से तट पर आकर उतरा था? ज्योतिराव वह पश्चिम समुद्र से आकर एक बंदरगाह पर उतरा था। डोंबिया पश्चिम ने बंदरगाह पर उतरे ही क्यों किया? उतरते ही क्या किया उसने? मत्स्य वह शंकासुर नामक क्षेत्रपति को मारकर उसका राज्य हथिया लिया। शंकासुर वह राज्य आगे भी मत्स्य की मृत्यु के बाद तक निर्विघ्न रूप से आर्यों के अधिकार में रहा। मत्स्य की मृत्यु के बाद शंकासुर के लोगों ने अपना राज्य लौटा लेने के लिए मत्स्य के दल पर प्रबल आक्रमण किए। डोंबिया आगे उस आक्रमण का क्या परिणाम हुआ? इस आक्रमण में मत्स्य के दल की पराजय हुई और वह दल रणभूमि से बाहर खड़ा हुआ। शंकासुर के लोगों ने उस दल का पीछा किया तो वह दल एक पर्वत पर जाकर झाड़ियों में छिप गया। इसी समय ईरान से आर्यों की दूसरी बड़ी टोली आकर नाव के बंदरगाह पर उतरी। वह नाव छोटी नाव का से कुछ बड़ी थी और पानी पर
कछुए के समान धीरे धीरे चलती थी। इस प्रकार उस टोली के नायक का नाम कच्छप पड़ गया। तो इसमें ये बताया गया है मित्रों कि मत्स्य कौन है और कच्छ कौन है। मत्स्य जो भगवान मत्स्य अवतार जो माने जाते हैं, उनके संबंध में क्या किंवदंती है और किस प्रकार से उसका खंडन किया है। तो ये ज्योतिबा डोम्बिराव के संवाद के जरिए से उन्होंने हमारे अंदर जागृति फैलाने का काम किया है कि असल में ये जो बातें हैं वो कपोल कल्पित बातें हैं, ना कि एक ऐतिहासिक बातें। तो ज्योतिबाराव डोम्बिराव के संवाद के जरिए से ही उन्होंने थोड़ा स्पष्ट किया है, क्योंकि प्रश्न उठते हैं, वो प्रश्न करेंगे, कहने का मतलब वो प्रश्न करेंगे, हम उनका जवाब कैसे दे सकते हैं। जब हम प्रश्न करेंगे तो उनका जवाब उनके पास क्या है, ये वक्त पर निर्भर करता है। तो ये था गुलामगिरी पुस्तक का भाग 2। आगे हम पढ़ेंगे गुलामगिरी के भाग 3 को।